माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका एसकेवी चैनल पे स्वागत है। और आप लगातार वीडियो लेक्चर्स देखते चले आ रहे हैं और आप डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। अगर आप पेन और कॉपी का प्रॉपर यूज कर रहे होंगे, अगर आप लेट के नहीं पढ़ रहे होंगे, आप प्रॉपरली कर रहे होंगे, तो आप कंसेप्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना हम फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं चल सकते, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन में ही आगे आ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। तो मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन में हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये सिखाना शुरू करेंगे कि क्या काम है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिया नाइट्रोजन, कितना 30 मोल्स। हाइड्रोजन लिया हमने 120 मोल्स। और इस पे सवाल जो बन रहा है वो ये बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन हमने लिया 30 मोल्स, हाइड्रोजन लिया 120 मोल्स, और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर 10 मोल्स नाइट्रोजन के कंज्यूम हो जाएं, 10 मोल्स नाइट्रोजन के कंज्यूम हो जाएं, तो अमोनिया कितना बनेगा, हाइड्रोजन कितना बचेगा। सवाल क्या है? इफ 10 moles of nitrogen are consumed, find out how many moles of ammonia are formed and how many moles of hydrogen are left। ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है उसके साथ हम कौन सी रिएक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। N2 प्लस H2 NH3। हमने गैसेस लिख लिया। तो पहला काम क्या किया हमने? पहला काम क्या किया कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन दे रखा है उससे रिलेटेड जो रिएक्शन है उसको लिख लिया और उसके बाद उसे बैलेंस किया। यानी इसका मतलब फॉर द मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। तो हमने पहले एक बैलेंस रिएक्शन नोट कर लिया। ठीक, अब बिल्कुल कैसे लिखा जाता है मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। हमारे पास कितने मोल्स हैं? नाइट्रोजन के 30 मोल्स और हाइड्रोजन के कितने? 120 मोल्स। नाइट्रोजन के 30 मोल्स यहां पर लिखा हमने और इसका 120 मोल्स लिखा। और जब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है तो अमोनिया के मोल्स कितने होंगे? 0, T नॉट पे 0। अब कहीं कहीं T इनफाइनाइट लिख देते हैं, कहीं कहीं T लिख देते हैं। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो T इनफाइनाइट, या किसी रिएक्शन के किसी टाइम पर तो हम T लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ T इनफाइनाइट और T इनफाइनाइट कहते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन और T कहते हैं किसी रिएक्शन प्रोग्रेस के किसी टाइम पर। अब देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है if 10 moles of nitrogen
आर कंज्यूम्ड। इसका मतलब अगर 10 मोल्स कंज्यूम हुए तो यहां बचे कितने? 20 मोल्स। हमारे पास 30 मोल्स थे, 10 मोल्स कंज्यूम हो गए तो कितना बचा? 20 मोल्स। अब वो पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन लेफ्ट हुआ, यानी यहां पर हाइड्रोजन को निकालना, कितना बचा और कितना अमोनिया बना वो निकालना है। अब इसके लिए हमें चाहिए मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन, उसको जरा समझिए। ये रिएक्शन कह रही है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जो समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक लाइन बता रहा हूं। ये रिएक्शन कह रही है, द रिएक्शन सेज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen and it gives 2 moles of ammonia। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिएक्शन कह रही है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम हो रहा है तो ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं, वो 1 मोल नाइट्रोजन का अगर कंज्यूम होगा तो ईमानदारी से 3 मोल लेगा। वो ये कहेगा कि हमें नहीं चाहिए आपके 120 मोल, हमें सिर्फ 3 मोल चाहिए। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम होता है तो 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं, और यहां कंज्यूम कितने हो रहे हैं? 10 मोल्स। तो 10 मोल्स अगर कंज्यूम होंगे तो हाइड्रोजन के कितने कंज्यूम हो जाएंगे? 1 मोल से 3 मोल होता है तो 10 मोल से 30 मोल्स। इसका मतलब 3 इंटू 10, 30 मोल्स हाइड्रोजन के कंज्यूम होंगे। यहां पर कितना है? 120 मोल। बचा कितना? 120। बचा कितना? 120 माइनस 30, 30 इसका कंज्यूम हो गया तो बचेगा 90 मोल्स। 90 मोल्स लेफ्ट। बोल बोल के करिएगा क्वेश्चंस को बोल बोल के, ठीक है? मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर 1 मोल कंज्यूम होता है नाइट्रोजन का तो कितना बनता है अमोनिया? 2 मोल्स। 2 मोल्स अमोनिया बनता है तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो यहां कितना कंज्यूम हो रहा है? 10 मोल्स। तो यहां कितना बन जाएगा? 20 मोल्स। 20 मोल्स अमोनिया बन जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, व्हेन टोटल नाइट्रोजन इज कंज्यूम, टोटल नाइट्रोजन कितना हमारे पास? 30। टोटल कंज्यूम होने का मतलब क्या बचा? 0। ध्यान रहे यहां पर हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट। अगर यहां पर 0 बच रहा है, 1 मोल से कितना कंज्यूम होता है? 3 मोल। तो 30 मोल से कितना कंज्यूम होगा? बोलिए। हाँ, 90। 1 मोल से 3 मोल तो 30 मोल पूरा कंज्यूम हो गया, तो 90 कंज्यूम होगा। 90 कंज्यूम होगा। खर्चा तो नेगेटिव, खर्चा बोले तो नेगेटिव था। कितना? 120 खर्च हो गया, 90 बचा कितना? 30 मोल्स लेफ्ट। हाइड्रोजन 30 मोल्स बचा, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अगर 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो कितना बनेगा? 2 मोल्स। तो अगर 30 मोल्स कंज्यूम हो रहा है तो कितना बनेगा? 2 इंटू 30 यानी 60 मोल्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम अमोनिया कितना बनेगा तो क्या आ गया? 60 मोल्स। और हाइड्रोजन कितना बचेगा? 30 मोल्स। इसको कहते हैं मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन, ठीक है? इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। नाइट्रोजन ठीक है, अब सवाल को उल्टा कर देते हैं। हमारे पास 30 मोल्स, इसके सेम क्वेश्चन,
हम कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। 120 मोल्स इसके, 30 मोल्स किसका है, नाइट्रोजन का, 120 मोल्स किसका है, हाइड्रोजन का। 30 मोल नाइट्रोजन और 120 मोल हाइड्रोजन। इनिशियली ये कितना होगा, 0। टी नॉट का मतलब होता है रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टेटस है, वो हम यहां पर लिख लिया हमने। अब उस सवाल में पूछ रहा है कि मान लेते हैं 5 मिनट के बाद अगर 30 मोल्स अमोनिया का बनता है, 5 मिनट के बाद 30 मोल्स अमोनिया का बनता है, 5 मिनट के बाद 30 मोल्स अमोनिया का बनता है, तो बताइए कितना नाइट्रोजन बचेगा और कितना हाइड्रोजन बचेगा। सवाल ये है, अगर 30 मोल्स अमोनिया का बनता है, अब देखिए यहां पर मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन हम कहां से लगाएंगे, अमोनिया से। कैसे, अगर 2 मोल, ध्यान से सुनिए, 2 मोल अमोनिया, अगर 2 मोल अमोनिया बन रहा है तो हाइड्रोजन का कितना खर्च हो रहा है, 3 मोल। क्या कहा मैंने, अगर 2 मोल अमोनिया का बन रहा है तो कितना खर्च हो रहा है, 3 मोल। 2 मोल बनने के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल बनने के लिए 3/2 मोल चाहिए। 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल, तो 1 मोल बनाने के लिए 3/2, तो 30 मोल बनाने के लिए कितना होगा, इतना मोल चाहिए, इतना मोल कंज्यूम होगा। कंज्यूम बोले तो नेगेटिव, खर्चा, खर्चा बोले तो नेगेटिव, खर्चा बोले तो नेगेटिव, खर्च हो रहा है। था कितना, 120, तो ये हमारे पास बचा, ये खर्च हो गया। 2 मोल बनता है 3 मोल से, तो 1 बनेगा, 3/2 से तो 30 मोल बनेगा, 3/2 इंटू 30 से ये खर्च हो गया नेगेटिव। था कितना, 120 मोल, ये हुआ लेफ्ट, 120 माइनस 45। अब यहां पर आ जाएगा 75 मोल्स लेफ्ट, ये लेफ्ट आया, बिल्कुल आराम से समझिए, ठीक है, ये लेफ्ट मोल्स आए। अब बात आती है कि हाइड्रोजन का कितना बचेगा, बिल्कुल वैसे करिए। 2 मोल, देखिए ये डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन में ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं स्टैकियोमेट्रिक कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 1 3 2, ये क्या है, स्टैकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स, स्टैकियोमेट्रिक कांस्टेंट मतलब रेशियो। 2 मोल बनाने के लिए हमें 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, 1/2। फिर से देखिए, 2 मोल बनाने के लिए 1 मोल, तो 1 मोल बनाने के लिए 1/2, 30 मोल बनाने के लिए। अब ये खर्चा हो रहा है तो माइनस, कितना था हमारे पास, 30, तो ये बचा, ये खर्च हुआ, ये था, जितना था उसमें से खर्च हुआ हटा दीजिए, लेफ्ट आ गया, यानी 30 माइनस 15 बचा कितना, 15 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब इस समय पर स्टेटस क्या है, नाइट्रोजन कितना बचा, 15 मोल्स, हाइड्रोजन कितना बचा, 75 मोल्स, और अमोनिया कितना बना, 30 मोल्स। ये हुआ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, यानी ये मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन है, क्लियर। आगे चलते हैं, मान लेते हैं V2O5 को, पहले थोड़ा एक क्वेश्चन और कराता हूं तो उसके बाद मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया बन रहा है। अगर वो कहे
40 मोल्स नाइट्रोजन के हैं, 100 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। ये टी नॉट पर दे रखा है, ये इनिशियल स्टेट में हमें दे रखा है। तो अगर इनिशियल स्टेट में ये दे रखा है और आपसे पूछे फाइंड आउट, बहुत आराम से करिए, फाइंड आउट मैक्सिमम मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, मैक्सिमम मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, ये पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे कि हमारे पास दे रखा है 40 मोल्स नाइट्रोजन का, 100 मोल्स हाइड्रोजन का, हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम मोल्स? अब ये इस तरह होगा, इसको जरा सुनिए, समझिए अच्छे से। अगर आपसे कह दिया जाए बहुत जायकेदार सब्जी बनाइए, क्या? बहुत जायकेदार सब्जी, सब्जी समझते हो ना, आलू मटर की, आलू टमाटर की बढ़िया रसेदार सब्जी। तो अगर वो कहा जाए आपसे बड़ी जायकेदार सब्जी बनाइए, लीजिए ये 50 किलो आलू लेते जाइए, 10 किलो गोभी लेते जाइए, 15 किलो मटर लेते जाइए और ऐसे ही टमाटर लेते जाइए, तो आप तो घबरा जाएंगे कि यार ये कितनी सब्जी बननी है। लेकिन जैसे आपसे कहा जाएगा लीजिए ये नमक लेते जाइए, ये नमक, ऐसे इतना नमक लेते जाइए, क्योंकि सब्जी जायकेदार बननी है तो इसका उसका टेस्ट होना चाहिए। अगर इतना ही नमक दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्जी इज डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, नमक पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी ऑफ सब्जी इज डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। मेरी बात समझ? कहने का मतलब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्वांटिटी में कम है, यानी कौन सी चीज यहां पर कंप्लीटली कंज्यूम होने जा रही है। और जो चीज कंप्लीटली कंज्यूम होने जा रही है, यानी जैसे क्वांटिटी ऑफ सब्जी इज डिपेंड ऑन नमक, नमक कम है, नमक पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो पूरी सब्जी की क्वांटिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? नमक की क्वांटिटी पे। इसका मतलब नमक क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर। सो लिमिटिंग फैक्टर इज दैट कंपाउंड whose number of moles are going to consumed completely during the reaction, यानी वो सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है और बाकी बच जाते हैं, वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर निकालना इसलिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, सब्जी की क्वांटिटी, वो किस पे डिपेंड कर गई? नमक पे। यानी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो किस पे डिपेंड करेगा? उसी कंपोनेंट पे जो लिमिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इन दोनों में लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे पता करेंगे। 1, 3, 2, ये इसके स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट्स हो गए। अब देखिए बेटा, पहले मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूं और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of हाइड्रोजन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इट मीन्स 40 moles of nitrogen, 40 mole of nitrogen वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स, लिख लेते हैं, रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन।
यानी अगर 1 मोल आप नाइट्रोजन का कंज्यूम कर रहे हो तो हाइड्रोजन का कितना चाहिए 3 मोल। तो अगर 40 मोल कंज्यूम करना चाहते हो तो कितना चाहिए 120 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर 40 मोल्स पूरा पूरा नाइट्रोजन कंज्यूम करना है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 120 मोल्स। क्या आपके पास है? आपके पास कितना है 100 मोल्स। 100 मोल्स है। इसका मतलब ये हुआ ये कम पड़ गया। हमें चाहिए 120 मोल्स। हमें चाहिए बेटा 120 मोल्स चाहिए। हमारे पास कितना है 100 मोल। इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि अगर मैं इसे पूरा कंज्यूम करना चाहता हूं तो इसमें चाहिए हमें 120 मोल्स और यहां है कितना 100 मोल्स। इसका मतलब दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर। ध्यान दीजिए इस बात पर। इसका मतलब सारा कैलकुलेशन हमारा हाइड्रोजन के हिसाब से होगा। आइए देखते हैं। सारा कैलकुलेशन जो है हमारा हाइड्रोजन के हिसाब से होगा। आइए करते हैं। 3 moles of hydrogen gives 2 moles of sorry 2 moles of ammonia. 1 mole will provide you 2/3 moles of ammonia. अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 100 मोल्स। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास बेटा 100 मोल्स। ये 100 मोल्स है। तो इसका मतलब 100 मोल्स से कितना मिलेगा 2/3 इंटू 100। 200/3 moles of ammonia are produced. अब ये मैक्सिमम बनेगा क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही इसका 200/3 मोल्स बन जाएगा बेटा उस समय हाइड्रोजन क्या होगा 0 बचेगा। कुछ बचेगा ही नहीं, सारा कंज्यूम हो जाएगा। entire quantity of the hydrogen is consumed. तो इसका मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बनेगी इतनी बनेगी। अब अगर हमें यह पता करना हो कि इस समय नाइट्रोजन कितना बचा, भाई ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर एक कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो दूसरा कितना बचा ये भी पूछा जा सकता है। 3 मोल, अगर इसको हटा देता हूं पूरा लिख के बताता हूं आपको। अगर मैं कहूं 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen. वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल बेटा 1/3 से करेगा। और हमारा कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है 100, तो 100 के लिए कितना होगा 100/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर कंज्यूम हुआ ये था हमारे पास कितना 40, कंज्यूम हुआ इतना, तो ये हुआ लेफ्ट। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, सॉल्व अगर करना है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 20/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट। अब देखिए यहां कुछ नहीं बचा, ये इतना बचेगा और ये अमोनिया इतना बना। मुझे लगता है ये चीज समझ में आई होगी।
तो लिमिटिंग फैक्टर की बात ये आ गई। अब इसको जरा जनरलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये एक जनरल रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, जनरल रिएक्शन है। अब हमें यहां पर इसका एक्स ग्राम दे रखा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, रिएक्शन तो दिख रही है ना बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं कहूं एक्स ग्राम गिवन, एक्स ग्राम ऑफ ए एंड वाई ग्राम ऑफ बी आर गिवन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए मोल्स, मैं इसको नीचे लिख देता हूं जिसमें साफ साफ देखिए, ए बी ये दे रखा है, और यहां पर मान लीजिए एक्स मोल्स इसके हैं और वाई मोल्स इसके हैं, 0 0 टी नॉट गिवन, ये गिवन हो गया, ये गिवन मोल्स हो गए, ये गिवन मोल्स हो गए ए और बी के। अच्छा देखिए, ये रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन सेज ए मोल्स ऑफ ए विल react with or requires B moles of B, then 1 mole B by A। अब हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास A का X मोल है, तो हमने लिखा X मोल्स। अब X मोल्स A का अगर लिया जाए तो हमें B के कितने की जरूरत है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, B बाई A इंटू X मोल्स ऑफ B, ध्यान से सुनिए। अगर हमारा X मोल्स A का कंज्यूम हो रहा है, X मोल्स A का कंज्यूम हो रहा है, तो B का कितना चाहिए, चाहिए B बाई A इंटू X मोल्स रिक्वायर, यानी B बाई A इंटू एक्स, इतना मोल्स चाहिए हमें किसका, बी का, और हमारे पास बी का है कितना, वाई मोल। ये मोल्स रिक्वायर्ड, देखिए बी बाई ए इंटू एक्स रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्ड मोल्स है। रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ बी, इतना चाहिए, और हमारे पास है कितना, वाई। तो अगर बेटा मान लो जो चाहिए वो ज्यादा है, जो चाहिए वो ज्यादा है, और जो हमारे पास है वो कम है, तो क्या कहेंगे, बी इज लिमिटिंग फैक्टर। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो हमें चाहिए बी का वो ज्यादा है और हमारे पास है कम, तो अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, वही कंप्लीटली कंज्यूम होगा, और अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो उसी को हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। सो बी इज द लिमिटिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसी से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, बी बाई ए एक्स बड़ा है वाई से। देखिए b बाई ए इंटू एक्स बड़ा है y से, ये कंडीशन आई किसकी, ये कंडीशन आई b इज लिमिटिंग फैक्टर। और ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x बाई ए y बाई बी। हमें ये ट्रिक आ गई हमारे पास, और ये हमें हेल्प करेगा हर क्वेश्चन को जल्दी करने में। कैसे जल्दी करने में, देखो क्या आ रहा है, यानी इसका मतलब y बाई बी किसके लिए है, ये b के लिए है, और ये किसके लिए है, a के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर हमें x पता है, हमें a पता है, तो हमने x बाई a निकाल लिया, और y पता है, b पता, हमने y बाई b निकाल लिया। अब इन दोनों में जो छोटा होगा वही लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर ये छोटा है तो a लिमिटिंग फैक्टर, अगर ये छोटा है तो b लिमिटिंग फैक्टर।
अब इसको अच्छे से करके रखिएगा जिसमें आप अगले वीडियो लेक्चर में आप न्यूमेरिकल्स कर सकें जो मैं आपको दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं इस पे लिमिटिंग फैक्टर पे करा दूंगा। कंसेप्ट ये है, लेकिन ये आएगा तभी जब आप कॉपी पे इसको कम से कम 4 से 5 बार करेंगे, बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के, लेट के नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आया तो पहले तुरंत लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, जिससे मैं आगे आपकी हेल्प कर सकूं। दैट्स ऑल।